नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत सोमवार को मुंबई के घाटकोपर परिसर में तेज आंधी तूफान की वजह से पेट्रोल पंप पर गिरे विशालकाय होर्डिंग के नीचे दबकर मरने वालों की संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। इस हादसे में करीब 88 लोग घायल भी हुए थे। ऐसे में पूरे राज्य में अनधिकृत होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को टालने हेतु अमरावती महानगर पालिका ने भी सरकारी आदेश के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग को हटाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत आज से रविनगर परिसर में लगाए गए होर्डिंग्स को गिराने का काम शुरू हो गया है। वहीं आगामी 2-3 दिनों के भीतर अमरावती मनपा क्षेत्र में लगे 150 से अधिक अनधिकृत होर्डिंग को हटाया जाएगा। इस बारे में मनपा प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब प्रत्येक होर्डिंग के लिए स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र का रहना आवश्यक किया गया है और ऐसा प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अनुमति नहीं रहने की बात ग्राह्य मानते हुए संबंधित होर्डिंग को हटा दिया जाएगा। इस बारे में मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने साफ किया कि होर्डिंग का हटाने के काम को लेकर वे किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि होर्डिंग हटाने के काम में कर्मचारियों की संख्या कम पड़ती है तो इस काम के लिए ठेके पर अतिरिक्त मनुष्यबल की नियुक्ति की जाएगी। शहर के राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा को गिराने के लिए आज सुबह पहुंचे मनपा के तोड़ू दस्ते को किराएदारों के कड़े विरोध व मामला न्याय प्रविष्ट रहते युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के कारण खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कोतवाली थाने में एसीपी शिवाजी बचाटे ने खापड़ेवाड़ा के मालिक व किराएदारों को बुलाकर उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए जल्द निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया। साथ ही कोई अनुचित घटना घटित होने पर मनपा के अधिकारियों व मूल मालिक पर मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी। लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय क्षेत्र से प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले दिनेश बुब के मोर्शी रोड स्थित निवास स्थान के बाहर कल रात 2 बजे अज्ञात नकाबपोश युवकों ने दिनेश बुब के पिता दिवंगत गणेश बुब की कार पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की और गाली गलौज करते हुए निकल गए। इन युवकों का धिंगाना करीब 3 मिनट तक जारी रहा। आज सुबह इस वारदात की रूटीन शिकायत दिनेश बुब के छोटे भाई रितेश बुब ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई, लेकिन दोपहर 12 बजे के लगभग आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज तलाशते ही पता चला कि कार को जानबूझकर निशाना बनाया गया था और कार की तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात लोग किसी आपराधिक सोच के तहत दिनेश बुब के घर के बाहर रात 2 बजे पहुंचे थे। पुलिस को मामले की गंभीरता का पता चलते ही पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने खुद जांच का नेतृत्व हाथ में लेते हुए क्राइम विभाग की बैठक बुलाकर अलग अलग जांच टीमें जांच में लगाई है। काल जी घटना घडली त्याचा पार्श्वभूमी अशी आहे की सकाळी 7:30 वाजता माझा लहान भाऊ ॲडव्होकेट रितेश बुब हा कुत्र्याला फिरवण्यासाठी जेव्हा घराबाहेर पडला तर गाडीचे काचा फुटलेले दिसले। सुरुवातीला असं वाटलं की रात्री कोणी दारू पिऊन धिंगाणा घातला आहे, गोटा मारून गाडी फोडली आहे। मग तेव्हा सकाळी 10 वाजताच्या दरम्यान आजूबाजूचे दुकानं जेव्हा उघडणं सुरू झाले तर त्यांना सहज CCTV कॅमेरे चेक केले। सुरुवातीला काही सापडलं नाही, परंतु दुपारी 12 वाजताच्या दरम्यान जे प्रत्यक्षाची घटना घडली, 2 व्यक्ती आले आणि एक राग काढावा या भावनेतून आमच्या वडिलांची डॉक्टर गणेश बुब यांची गाडी त्यांनी अतिशय वाईट पद्धतीने तोडफोड केली। त्या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर पोलीस कंप्लेंट झाली आणि पोलिसांची कारवाई सुरू आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा आश्चर्याचा विषय असा आहे की आमचे वडील डॉक्टर गणेश बुब एक संत प्रवृत्तीचे गृहस्थ होते। अतिशय तात्विक त्यांनी वैद्यकीय व्यवसाय केला आणि अतिशय सामाजिक आणि मनुष्य कल्याणासाठी त्यांनी काम केलं आहे। अजातशत्रू असं ते व्यक्तिमत्व होते आणि 2019 साली त्या आमच्यामधून निघून गेले। त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या गाडीवर कोणी राग का काढावा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न बुब कुटुंबियाच्या समोर आहे। ज्यांनी कोणी काही त्यांची काही खुन्नस असेल, काही विषय असेल तर ते बुब कुटुंबियांजवळ जर त्याचं म्हणणं मांडलं तर आम्ही त्याच्यातून त्यांचं समाधान होईल असं आमचे कुटुंबीय त्याच्यातून मार्ग काढू शकते। काही चूक झाली असेल आमच्याच्याने आम्ही त्याची क्षमा याचना करू शकतो, परंतु आमच्या वडिलांच्या एक आठवणीची जी गाडी होती त्याच्यासोबत असं करायला नव्हतं पाहिजे। जे आहे ते पोलीस तपासाअंती सगळं समोर येईल। राजकीय हेतूने असतं तर मी एकटा फिरतो, माझी गाडी वेगळी आहे, बाकी काही विषय असेल, आता हे जे काही आहे ते सगळं तपासाअंती सिद्ध होईल। परंतु ज्या त्वेषानं आणि ज्या रागानं ते मारून राहिले होते गाडीला, तर असं समजा की एखादी अत्यंत खुनशी स्वभावाने आणि एक अतिशय टार्गेट ठरवून ते काम केल्यासारखं करून राहिले होते। आणि विशेष म्हणजे ती गाडी जी आहे अमरावतीच्या जे आमच्या वडिलांना जे लोक ओळखतात ते सगळे लोक त्या गाडीला ओळखतात। त्याचा नंबरही टिपिकल आहे आणि 12-13 वर्ष जुनी गाडी आहे। त्याच्यामुळं त्या गाडीवर राग का काढला हाच सगळ्यांच्या समोर प्रश्न आहे।
कोविड संक्रमण काल के दौरान किसी फरिश्ते की तरह काम करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड मरीजों की जान बचाने वाले कोविड योद्धा रवि भूषण पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इरविन अस्पताल परिसर में जानलेवा हमला किया, जिसके तहत डॉक्टर रवि भूषण को घेर कर निशाना बनाते हुए उन्हें जान से मार देने के इरादे से जमीन पर गिराकर उनकी गर्दन, सिर, छाती, पेट व पीठ पर लात घूंसों से बुरी तरह प्रहार किए गए। साथ ही उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। सुनियोजित तरीके से की गई इस मारपीट में डॉक्टर रवि भूषण के शरीर पर काफी चोटें आई है। यह घटना उस समय हुई जब रात 12:30 बजे के आसपास इरविन अस्पताल परिसर के वार्ड क्रमांक 3 में भर्ती मरीजों को देखकर डॉक्टर रवि भूषण अपने घर जाने हेतु बाहर निकल रहे थे। कल रात को करीब 12:30 पौन बजे के आसपास मुझे कॉल आया था 3 पेशेंट देखने के लिए, जिसके लिए मैं आया। आके मैं अपने पेशेंट को देखा और वापस निकला। अचानक सा मेरे पीछे से कुछ लोग चिल्लाते हुए आए। मैं अपनी गाड़ी निकाल ही रहा था, उन्होंने मेरे पे पीछे से एकदम से सडनली अटैक किया। वो कौन थे, किस पेशेंट के साथ थे, मुझे पता नहीं। बाद में जब यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकला तो उसमें पता चला कि एक आदमी नमूने का अल्तमश करके है और बाकी 8-10 लोग और थे। और कौन किस पेशेंट के साथ थे उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने पेशेंट से जब बाद में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया तो सबका कहना था कि वो उनसे संबंधित नहीं थे। और इसके बारे में मैंने FIR दिया है अपने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में। और आगे अभी जैसे उनका अटक हुआ है उनके ऊपर 353 लगा है और 307 की भी धारा लगी है। अब जो मैं आगे का जो भी रहेगा कोर्ट के थ्रू करूँगा। हमारी मेन मांगे एक तो ये है कि यहाँ पे आर्म्ड गार्ड्स हो ताकि हम लोग को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिले। दूसरा, हमारे पर जो बार बार हमले होते रहते हैं उसके लिए पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करे। और साथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो यहाँ पे बाहर पुलिस वाले तैनात है, जिनको यहाँ पे जो पुलिस चौकी है उसके वहाँ के पुलिस वालों को सक्रिय किया जाए। ये सबसे ज़रूरी मांग है हमारी। म्हणजे 16 रात्री उत्तर रात्री 1च्या दरम्यान आमचे डॉक्टर कॉलवर आले असता डॉक्टरांनी पेशंटला चेक केले आणि बाहेर लॉबीमध्ये आले तेव्हा त्यांच्यासोबत पेशंटचे नातेवाईक होते का कोण होते हे आम्हाला नक्की कळलं नाही, पण आले आणि त्यांनी त्यांच्याशी हुज्जत घातली आणि त्यांना माग थापड मारली। त्याच्यात त्यांच्या अंगावर हात उतरले आणि त्यांना खाली पाडले। त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला रात्रीच FIR दाखल केलेली आहे। त्याच्यावरती त्यांनी सांगितले पोलीस स्टेशनमधनं कारवाई करत आहे म्हणून, आणि आज क्राइम ब्रांचवाले त्यांनी पण कारवाई करत आहे, सुरू आहे म्हणे साहेब। इस संदर्भ में मिली शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच कर नमूना परिसर में रहने वाले मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद राशिद तथा मोहम्मद मसद, मोहम्मद हनीफ तथा सुफियान नगर में रहने वाले मुदस्सिर खान, सादिक खान नामक 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इरविन अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर रवि भूषण पर हुए जानलेवा हमले का आज शहर के सभी डॉक्टरों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए कड़े शब्दों में निषेध किया। साथ ही IMA की अमरावती शाखा द्वारा इस संदर्भ में जिलाधीश सौरभ कटियार व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। IMA के प्रतिनिधि मंडल ने इस प्राणघातक हमले का निषेध करने के साथ ही आए दिन डॉक्टरों के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा की जाने वाली मारपीट पर भी चिंता जताई। प्रहार जनशक्ति पार्टी के पार्टी प्रमुख व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने एक बार फिर दोहराया कि दिव्यांग मंत्रालय के लिए ही एकनाथ शिंदे द्वारा विद्रोह किए जाने पर वे उनके साथ गुवाहाटी गए थे। विधायक बच्चू कडू ने एक समाचार चैनल पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वे महाविकास आघाड़ी की सरकार में राज्य मंत्री भी थे, लेकिन दिव्यांगों को लेकर 2 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार में विद्रोह हुआ। उनकी नज़र में यह विद्रोह ही था, बगावत नहीं, क्योंकि बगावत में कुछ नहीं मिलता और विद्रोह के कारण दिव्यांग मंत्रालय मिला। बडनेरा के पास कुंडेश्वर स्थित ईट भट्टों को हटाने के लिए विगत दिनों राजस्व, पुलिस व मनपा प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई तोड़ू कार्रवाई का निषेध करते हुए कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ईट भट्टा संचालकों के पक्ष में आवाज उठाकर प्रशासन द्वारा ईट भट्टा संचालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को पूरी तरह से अन्यायकारक व गैरवाजिब बताया। साथ ही इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव के साथ रोके जाने की मांग भी उठाई। याच्यामध्ये षडयंत्र आहे। लँड ग्रॅबर जे म्हणतात, जमिनी हडप करायचा कार्यक्रम ज्या लोकांचा आहे त्यांचं याच्यामध्ये मोठं षडयंत्र आहे आणि गरिबाचं नुकसान ते करतायत। आम्ही प्रशासनाला भेटलो, समजावून सांगितलं। प्रशासनाने पहिले त्यांची भूमिका फार अटीतटीची वाटत होती, पण आता त्यांनी नमतं घेतलंय असं वाटतंय। समजा या लोकांचं नुकसान करायचा प्रयत्न प्रशासनाने केला, अख्खा अमरावती जिल्हा यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी रस्त्यावर। पण एवढ्या गरीब लोकांचं अचानक काही नोटीस न देता, आणि त्यांनी 23-24चे पैसेही भरले होते त्याच्यासाठी, आपल्या वीज भट्ट्यासाठी। असं असताना प्रशासनाने हे केलं। त्याच्या विरोधात यशोमतीताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली दाने पाटील, बंडताई यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलो आणि त्यांना याची जाणीव करून
करून दिली की हे अत्यंत अन्यायकारक आहे आणि कोणाच्या राजकीय दबावाखाली जर तुम्ही असे निर्णय घेतले तर प्रशासनाच्या विरुद्ध आम्ही मोठा जनआंदोलन उभं करू आणि प्रशासनाने आपला आता नमती बाजू घेतलेली आहे. खरं तर बडनेरामध्ये रोजगार दुसरे कुठले नाही आहे आणि आणले पण नाही आहे आणि जो रोजगार त्या गरिबांचा आहे त्या मला वाटते बडनेरा मतदारसंघात आणि अंजनगाव बारी सर्कल हे 2 सर्कल मिळून वीटभट्टी हा मोठा व्यवसाय आहे आणि पुष्कळ कुटुंब त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर एकमेव रोजगार तिथे बडनेरामध्ये हा रोजगार आहे विटाभट्टीचा आणि त्याच्यावरही बुलडोझर चालवलं गेलं आणि कारण नसताना त्यांचं ते कारण म्हणत आहेत की मेडिकल कॉलेजचा सर्वे नंबर 9 आहे, आमचा 34-35 या लोकांचे 34-35 हा सर्वे नंबर आहे. तरीसुद्धा याच्यावर कारवाई केली. तर आम्ही जेव्हा कलेक्टर साहेबांना विचारलं की का बरं केली, त्यांच्याजवळ उत्तर नव्हतं. याच्यावरून लक्षात येते की ही कारवाई कोणाच्या दबावामुळे आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केली गेली. रोजगार आणले तर नाहीच आहे, पण जे रोजगार आहे गरिबांचे ज्यांच्यावर त्यांचं पोटपाणीचा प्रश्न आहे ते पण रोजगारांवर बुलडोझर झालं. जिले में विगत 10 से 14 मई दौरान हुई बेमौसम बारिश के कारण नुकसान व काल का ग्रास बने पशुधन की क्षतिपूर्ति देने की मांग करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी ने आज दोपहर जिलाधीश को निवेदन सौंपा. इस निवेदन में किसानों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की मांग उठाई गई. बडनेरा रेलवे वैगन कारखाने का काम पूरा हो जाने से और वहां पर वैगन दुरुस्ती के काम भी शुरू होने से अब इसे भुसावल डिवीजन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी. इसी वजह से भुसावल डिवीजन के डीआरएम सहित मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे शुरू हो गए. हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही इस वैगन कारखाने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्तियां शुरू होंगी. अमरावती संसदीय क्षेत्र की मतगणना आगामी 4 जून को विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में होने वाली है, जिसके लिए 444 अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहेंगे. प्रत्येक हॉल में विधानसभा क्षेत्र निहाय 8 टेबल पर नायब तहसीलदारों को रॉ ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाएगा. प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर अमरावती शहर में चल रहे डांस बार व पब को तुरंत प्रभाव से बंद कराए जाने की मांग उठाई. साथ ही ऐसा नहीं होने पर जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी. अमरावतीत जे पब संदर्भात जे चालू आहे उद्रेक, याच्यासाठी प्रहार संघटनेनं आज कलेक्टर महोदयांना निवेदन दिले की येणाऱ्या 8 दिवसात आपण जर कडी कारवाई या पब संचालकावर जर केली नाही आणि हे पब संस्कृतीच्या खिलाफ असणे आहे, याच्यावर तुम्ही लवकरात लवकर जर कारवाई केली नाही तर 8 दिवसाच्या आत प्रहार संघटना काय आहे हे सगळ्या महाराष्ट्रकर जनतेला माहीत आहे, अमरावतीकर जनतेला माहीत आहे. आम्ही 8 दिवसाचं अल्टिमेटम साहेबांना दिलेलं आहे. 8 दिवसाच्या आत जर याच्यावर कोणती कडी कारवाई झाली नाही तर प्रहार संघटना आपल्या हिशोबानं प्रहार स्टाईलनं कारवाई करें. इसके साथ ही अमरावती शहर में चल रहे पब के विरोध में शिवसेना शिंदे गुट भी कूद पड़ा है. युवा सेना के जिला प्रमुख राम पाटिल ने पब को शहर की संस्कृति व पहचान के खिलाफ बताते हुए गनीमी कावा से पब बंद कराने का ऐलान किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कटरा बुद्रुक गांव में एक ही निवासी परिसर में 2 बार व रेस्टोरेंट को बंद करने के आदेश दिए. से जायसवाल नामक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे इन दोनों बार के खिलाफ गांव में रहने वाली स्वाति भुगुल व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर मनपा के कर्मचारी व कामगार संघ की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल आज गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही. इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने मनपा कार्यालय के मुख्य गेट पर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर निषेध जताया. धामणगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव दौरान 25 से 27 अप्रैल 3 दिन तक ड्यूटी पर रहने के बाद भी कई कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने का नोटिस दिया गया, जिससे इन कर्मचारियों द्वारा रोष व्यक्त किया गया है. साथ ही इन कर्मचारियों ने अमरावती व वर्धा के जिलाधीश से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है. आज सुबह दिगंबर जन समाज के भारत गौरव राष्ट्रसंत परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि महाराज सत्संग 42 पिंची का मंगल प्रवेश अमरावती में हुआ. राजकमल चौक पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. आगामी 26 मई को हज यात्रा के लिए मुंबई से पहली फ्लाइट जिद्दा हेतु रवाना होगी. इस बार अमरावती शहर सहित जिले से 1065 मुस्लिम समाज बंधु हज यात्रा पर रवाना होने वाले हैं. ऐसे में इन सभी हज यात्रियों के लिए आज बलगांव रोड स्थित अमन पैलेस में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हज यात्रियों को रोग प्रतिबंधात्मक टीके लगाए गए. एक यात्री को छोड़कर अपने दुपहिया वाहन से वापस लौट रहे नेशनल ट्रैवल के संचालक मोहम्मद अकरम रसूल कुरैशी को तेज रफ्तार से दौड़ रही कार के चालक ने जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में बुरी तरह घायल मोहम्मद अकरम की अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में मौत हो गई. यह हादसा बुधवार 15 मई की रात बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले अकोला रोड स्थित आर्को गैरेज के पास घटित हुआ.
नागपुर गेट थाना क्षेत्र के ताजनगर और रतनगंज में कल देर रात होंगा व मुन्नू नामक गुट आपस में फिर झगड़ पड़े। एक दूसरे को मारने पर तुले आरोपियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में सड़कें बंद कर दबोचा। आरोपी शेख रहीम उर्फ होंगा तथा शेख मुन्नू शेख सलीम उर्फ मुन्नू सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर में एक बार फिर 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं, जहां पर लगाए गए सीसीटीवी में मंगलवार की रात तेंदुआ आने की जानकारी सूत्रों ने दी। पता चला है कि यहां पर नर व मादा तेंदुए का जोड़ा और शावक भी है। अचलपुर तहसील के बोर्डी गांव में प्राध्यापक ने गांव से सटे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त गणेश ज्ञानेश्वर झुड़पे नामक 40 वर्षीय प्राध्यापक के तौर पर हुई है, जो धारणी तहसील के रानी गांव की आश्रमशाला में कार्यरत थे। तिरसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश कोहले नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पोती के साथ अपने घर में खेलने कूदने हेतु हमेशा ही आने वाली और पड़ोस में रहने वाली 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसका पता चलते ही पीड़िता की मां ने तिरसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने गुरुवार को मुहिम चलाकर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमने वाले रोहित उर्फ गोलू ठाकुर नामक आरोपी को लोहे की तलवार के साथ गिरफ्तार किया। धामनगढ़ रेलवे के निकट शाहपुर में मुरुम का अवैध उत्खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने पर आरोपियों ने पटवारी सहित अन्य राजस्व अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर दत्तापुर पुलिस थाने ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। ग्रामीण पुलिस की साइबर टीम ने परतवाड़ा के कारोबारी के साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 31,35,000 की ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ से 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे ठगी की रकम वसूल करने की चुनौती अब साइबर टीम के सामने है। अकोला में 4 जिन दगड़ी पुल परिसर से सोमवार की रात लोगों की आंखों के सामने अगवा किए गए कपड़ व्यवसायी अरुण बोरा बुधवार देर रात 1 बजे सही सलामत राजेनगर स्थित अपने घर पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर अरुण बोरा के गायब होने और आधी रात को लौट आने को लेकर शहर में कई तरह की चर्चा चलनी शुरू हुई। इसी बीच खबर मिली कि पुलिस ने इस बारे में 4-5 लोगों से पूछताछ करते हुए उन्हें डिटेन किया है। इसके पश्चात अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने आज दोपहर अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए 5 लोगों द्वारा पैसों के लिए अरुण बोरा का अपहरण किए जाने की जानकारी दी। आरबी में कला वाणिज्य महाविद्यालय में फाइनल का पेपर देकर बस स्टैंड की तरफ आ रही 3 लड़कियों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से 2 लड़कियां बुरी तरह घायल हो गई। दोनों छात्राओं को अमरावती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।